हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों एक नए आयाम पर डिस्कस करने वाले हैं और नया आयाम जो हमारा प्रेसिडेंट से संबंधित है, जिसको हम संघ में पढ़ रहे थे। यानी संघ जो है वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अगर नंबर पूछा जाए तो भाग 5 सबसे बड़ा भाग है, इसको हमें पढ़ना है। और संघ में हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसकी जो रूपरेखा थी, इसकी सामान्य जानकारी थी, ये मैंने लास्ट वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो गई है, उसमें मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आज हम उन्हीं आर्टिकल पर, उसी टॉपिक पर आज हम दोस्तों विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक एक आर्टिकल का ऑपरेशन करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहें। और जो हमारी जो क्लासें हैं ये निःशुल्क हैं। ये आपको जो प्रोवाइड मैं निःशुल्क क्लासें करवा रहा हूँ, ये आपके लिए, चाहे कोई आईएएस लेवल का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, हर लेवल का यहाँ पे मैं हर लेवल के हिसाब से आपको कवर करवा रहा हूँ। यहाँ से एक निचले स्तर का जो कर्मचारी होता है और एक ऊपर के स्तर का कर्मचारी होता है, इनको सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद जो आप आज पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे। और सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आईएएस पीसीएस में पूछे गए हों या सीजीएल या यूपीएसआई में पूछे गए हों, उन पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है। आइए दोस्तों हम अपने टारगेट की ओर चलते हैं। और टारगेट है हमारा, लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है, हर हाल में अपने सपनों को साकार करना है। आइए इसकी ओर हम एक कदम बढ़ाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है वो हर हाल में जीतना है। आज हम पॉलिटी के अंतर्गत दोस्तों संविधान का भाग 5 जो यूनियन से संबंधित है, संघ से संबंधित है, इसके आर्टिकलों को डिस्कस करेंगे। और विशेष रूप से कार्यपालिका संबंधी जो आर्टिकल हैं, जिनमें हम राष्ट्रपति को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं, कल जो हमने पढ़ा था, आज हमें जो पढ़ना है, इसमें क्या अंतर है। अगर मान लो हम बात करें भाग 5 की, किसकी बात करें दोस्तों, भाग 5, तो आपको बताना है इसके बारे में। ये यूनियन से संबंधित है, बोले तो संघ से संबंधित है। किससे दोस्तों, संघ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संविधान का सबसे बड़ा भाग। तो संविधान का सबसे बड़ा भाग आप कौन सा बता दोगे दोस्तों, तो बता देना भाग 5। संविधान का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो भाग 5। अब देखो दोस्तों, एक भाग 5 है और दूसरा भाग 6 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। भाग 6 की बात करूँ तो भाग 6 का मतलब ये है, ये राज्यों से संबंधित है। अगर मैं बात करूँ भाग 5, ये संघ से संबंधित है। जैसे मान लो पूरे भारत में अगर कोई एक है तो वो संघ में होगा। अगर भारत में एक से ज्यादा हैं तो वो किस में आएगा, राज्यों में आएगा। मान लो दोस्तों आप लोग हैं, आपकी एक गर्लफ्रेंड है तो वो किस में है, वो संघ में होगी। और एक से ज्यादा हैं तो वो कहाँ होंगी दोस्तों, राज्यों में होंगी। जैसे आप मानो राष्ट्रपति एक होता है भारत का, ये कहाँ होगा, संघ में होगा। अगर मैं कैग की बात करूं, एक होता है, ये कहाँ होगा, संघ में होगा। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई भारत का, तो ये एक होता है, ये कहाँ होगा, केंद्र में होगा। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, ये एक होता है, केंद्र में होगा, संघ में होगा। एक से ज्यादा जो होंगे दोस्तों, जैसे मैं बात करूं सीएम है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक से ज्यादा हैं तो वो कहाँ होगा, राज्यों में होगा। अगर मैं बात करूं राज्यपाल हैं, जो एक से ज्यादा हैं, वो दोस्तों कहाँ होंगे, राज्यों में होंगे। अब इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि आज हम दोस्तों किस पर डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट पर डिस्कस करने वाले हैं, राष्ट्रपति पर डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो पूरे भारत का एक ही होता है, अर्थात ये केंद्र में होगा, यूनियन में होगा, संघ में होगा। जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है, कौन सा, 5वां, इसमें होगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ जो हमें जो पढ़ना है, मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है दोस्तों,
संसदात्मक जो शासन व्यवस्था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका है। अब देखो संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। यानी कि जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अगर निकट का संबंध होता है, अर्थात बोले व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, क्या कहलाती है, संसदीय कार्यपालिका कहलाती है। और अगर जो व्यवस्थापिका है उसमें से जो हम यहाँ विभेद देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, जहाँ पे व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका निकल के आई और उस कार्यपालिका में अगर मैं राष्ट्रपति जी की बात करूं तो ये जो राष्ट्रपति हैं ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। और नाम मात्र का प्रधान का मतलब ये होता है कि ये इनकी जो पावर्स हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, इनका ये स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से प्रयोग नहीं कर सकते। इन शक्तियों का प्रयोग ये मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेंगे। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का जब प्रयोग करते हैं तो राष्ट्रपति को यह नाम मात्र का प्रधान बना देता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जबकि अगर मैं संघीय व्यवस्था की बात करूं, संघीय कार्यपालिका की बात करूं, तो वहां नाम मात्र जैसा कोई पद नहीं होता। वहां पे क्या होता है, जो संघीय या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका वो एक ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। और जो मैं नाम मात्र की कार्यपालिका की बात कर रहा हूं उसका जो अध्यक्ष है, संवैधानिक अध्यक्ष है, वो राष्ट्रपति है, जिस पर दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, उनको दोस्तों हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात करें यहाँ पे कि राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली। तो इसकी अगर प्रेरणा पूछी जाए तो प्रेरणा में आपको आंसर देना है दोस्तों ब्रिटेन। क्या देना है दोस्तों, ब्रिटेन। अगर जो राष्ट्रपति हैं इसके निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन कहाँ से लिया गया, तो निर्वाचन आपको बताना है दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, ये इस पे जो महाभियोग प्रक्रिया है, कौन सी दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया। अब दोस्तों जो हमारे यहाँ जो क्रिमिनल होते हैं उन पे क्या चलता है, अभियोग चलता है। जिन पे कोई केस फाइल हो जाता है उनको अभियुक्त कहते हैं, जबकि राष्ट्रपति पर अगर कोई केस चला तो इन्हें हम महाभियोग, राष्ट्रपति के लिए होता है। ये बातें दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब महाभियोग जो है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई। महाभियोग की अगर दोस्तों हम प्रक्रिया की बात करें तो आंसर आपको देना है अमेरिका। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों, तो आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा। तीसरी बात हमें यहाँ पे जो ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रपति जी हैं दोस्तों ये नाम मात्र के प्रधान होते हैं। और वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वास्तविक प्रधान हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो होते हैं। यहाँ पे नाम मात्र के प्रधान कौन है, राष्ट्रपति हैं। क्यों हैं, मैंने बताया था कि आर्टिकल जो 53 है उसमें यह है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग यह मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। और जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब प्रयोग राष्ट्रपति जी कर रहे हैं तो यही जो बात लिखी है यही इनको नाम मात्र का प्रधान बना देती है दोस्तों। यह बात ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आंसर दोस्तों क्या देना है आपको, राष्ट्रपति देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि अगर संवैधानिक प्रधान पूछा जाए तो संवैधानिक प्रधान किसको बता देना है दोस्तों, राष्ट्रपति जी को बता देना है संवैधानिक प्रधान। अब संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को बताना है, नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति को बताना है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी को बताना है। और यहाँ से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो आंसर ध्यान रखना दोस्तों, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। क्या ध्यान रखेंगे, जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च कमांडर अगर पूछा जाए तो आंसर कौन होगा दोस्तों? राष्ट्रपति जी होंगे। जिसमें चाहे हम जल सेना की बात करें, चाहे थल सेना की बात करें, चाहे वायु सेना की बात करें, सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आंसर क्या देना है दोस्तों? राष्ट्रपति जी होते हैं। आइए दोस्तों, इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। इलेक्शन किस तरीके से होते हैं इन पे हम बात करते हैं, और कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी है दोस्तों, उसको हम क्रम बाई क्रम सीक्वेंस से देखते हैं। पहली बात आप देखिए दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल अनुच्छेद 52 की बात करूं तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि भारत में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का एक क्या होगा दोस्तों? पद होगा। क्या होगा दोस्तों? पद होगा। यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। अब देखो भाई साहब, जो लड़कियां हैं ना, जो लड़कियां देख रही हो, जो लड़कियां सुन रही हो, वो आपने देखा होगा कि जो पति है वो पति किस तरीके से लंका लगा देता है। पति है वो उसकी हर बात माननी पड़ती है, और पति यहाँ पे वो तो आपका पति होता होगा, और ये दोस्तों राष्ट्र का पति है, और राष्ट्र का पति है तो कितनी पावर इसमें होती होगी ये आप जानते ही हैं। यहाँ जो राष्ट्रपति है ये यहाँ पे लिंग से कोई मतलब नहीं है। जो इस पद पर बैठेगा वही राष्ट्रपति है। चाहे हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हों, या प्रणब मुखर्जी रहे हों, या एपीजे अब्दुल कलाम जी रहे हों, ये सारे के सारे क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। यहाँ राष्ट्रपति से मतलब लिंग से कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, अगर इस पद पर रहेगा तो वो कौन है? राष्ट्रपति है दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या लिखा है? भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ही एंड सी, यानी कि स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, थर्ड जेंडर भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53, तो 53 में क्या लिखा है? तो यहां आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां किसमें होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित करती हैं। प्रेसिडेंट में होती हैं, राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ये बात ध्यान रखना है, निहित होती हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति जी हैं, शक्तियों का प्रयोग प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट किसके माध्यम से करेंगे दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मैंने नीचे लेकिन में बात लिखी है दोस्तों कि इन शक्तियों का प्रयोग, यानी कि जो कार्यपालिका संबंधी जितनी भी पावर्स हैं वो राष्ट्रपति में तो होंगी, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किसकी सहायता से करेंगे? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन शक्तियों का प्रयोग करना ही जो राष्ट्रपति हैं इनको नाम मात्र का प्रधान बना देता है। ये बात आप ध्यान रखना। यही लाइन ऐसी है जो राष्ट्रपति जी को नाम मात्र का प्रधान बना देती है। वो कौन सी लाइन है? कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति जी। यही लाइन क्या बना देती है दोस्तों? नाम मात्र का प्रधान बना देती है। जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। आगे क्या ध्यान रखना है? अगला आर्टिकल देखते हैं। अनुच्छेद 54 की बात करें दोस्तों, आर्टिकल किसकी दोस्तों? 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54, इनको क्रम से मैं उठाऊंगा, अभी आप टेंशन ना लें, क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आपके 52 से 62 हैं। लेकिन 62 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इससे पहले नए राष्ट्रपति जी चाहिए दोस्तों। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 62 में लिखा है। जबकि 61 महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है कि महाभियोग किस तरीके से लाया जाएगा। अगर मैं महाभियोग की बात करूं तो अनुच्छेद
53 भी महाभियोग की बात करता है। दोनों में अभी डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, अभी हम उसको क्लियर करेंगे। पहले हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो 54 को देखते हैं, और 54 किसकी बात करता है दोस्तों? निर्वाचक मंडल की बात करता है। किसकी बात करता है? निर्वाचक मंडल, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज है, जो इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज की बात करता है। कौन बात करता है? अनुच्छेद 54। अब निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है? ऐसे लोगों का समूह जो राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं, ऐसे लोगों का समूह जो राष्ट्रपति जी को वोट डालते हैं, उनके ग्रुप को, उनका जो ग्रुप है, उस ग्रुप को ही दोस्तों क्या कहा गया है? निर्वाचक मंडल कहा गया है। और निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, कौन नहीं होता है दोस्तों, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। निर्वाचक मंडल की अगर हम बात करें तो एक तो आपको यहाँ पे संसद ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? संसद ध्यान रखना है। संसद में दोस्तों क्या होती है? लोकसभा होती है, और संसद में क्या होता है? राज्यसभा होती है। तो लोकसभा और जो राज्यसभा है दोस्तों, इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, कौन दोस्तों? निर्वाचित सदस्य, ये भाग लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य। आप पूछते होंगे कि यहाँ पे निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या? कि यहाँ जो लोकसभा है, 2 लोग यहाँ पे मनोनीत होते हैं। कितने लोग दोस्तों मनोनीत कितने होते हैं? 2 लोग होते हैं। हालांकि ये 2019 में जो मनोनीत करने का जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था वो मोदी जी ने खत्म कर दिया है। फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम बात करना राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं। कितने लोग दोस्तों? 12 लोग ये क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। अब देखो इनकी नियुक्ति कर कौन रहा है? जो 12 लोग हैं, 10 लोग, ये 14 लोग जो मनोनीत होते थे, आज की डेट में 12 लोग मनोनीत हो रहे हैं। ये क्यों नहीं हो रहे, उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो बात करता है 2 लोग मनोनीत ये हैं, ये एंग्लो इंडियन की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? एंग्लो इंडियन। अब होता क्या है कि जो एंग्लो इंडियन हैं वो चुनाव जीतकर आने लगे, चुनाव में जीतकर आने लगे, अर्थात अब इन लोगों को मनोनीत करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात मोदी जी ने ये जो मनोनीत वाले 2 लोग हैं इनको हटा दिया, जो एंग्लो इंडियन की बात करते हैं। और यहाँ पे जो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत होते हैं, ये आज भी मनोनीत होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब मनोनीत लोग जो निर्वाचक मंडल है इसमें शामिल नहीं है। निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करेगा, क्यों शामिल नहीं है दोस्तों? इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति हो रही है। मनोनीत सदस्यों की, जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो लोकसभा के थे चाहे वो राज्यसभा के हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है दोस्तों? राष्ट्रपति जी के द्वारा ही होती है। और यहाँ पे ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है, या जो यहाँ पे देखें कि जो नियुक्ति करे और वही यहाँ पे उनको वोट डाले, तो ये क्या है? ये जो प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस है, एक तरीके से हितों का टकराव है। इसलिए ये जो चुनाव है, उस चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं, चाहे वो एंग्लो इंडियन लोकसभा वाले हों, चाहे वो राज्यसभा वाले 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो हों, ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो संसद है, संसद के निर्वाचित सदस्य, क्या ध्यान रखना है दोस्तों? संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर एंग्लो इंडियन कोई ऐसा है जो जीतकर आ रहा है, वो यहाँ पे भाग ले सकता है। इसको चाहे तो आप लिख लो, जीता हुआ अगर निर्वाचित हुआ, अगर कोई एंग्लो इंडियन है तो एंग्लो इंडियन भी यहाँ पे, एंग्लो इंडियन ये भी इस चुनाव में भाग लेंगे। ये बात ध्यान रखना, केवल निर्वाचित जो एंग्लो इंडियन है वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ हितों का टकराव हो जाता है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाता है। इसलिए जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों, और आपको क्या ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि जो राज्यसभा के हैं, राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, विधान सभाएं, तो यहाँ जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं ये भी दोस्तों इसमें भाग लेते हैं। अब देखो राज्यों में क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल होता है। विधानमंडल जो राज्य में होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं, जैसे संसद की लोकसभा और राज्यसभा। राज्य विधानमंडल की बात करें तो यहाँ विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होती है। अगर हम बात करें, यहाँ मैंने शब्द लिखा है राज्य की विधानसभा, विधानमंडल ऑप्शन आ जाए वो भी गलत होगा, विधान परिषद ऑप्शन आ जाए वो भी गलत होगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है और जो बात करें विधानसभा है ये सभी राज्यों में है। यानी भारत के अंदर जो विधान परिषद है वो सभी राज्यों में ना होने के कारण विधान परिषद को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है और यहाँ सिर्फ राज्यों से विधानसभाओं के सदस्यों को, वो भी निर्वाचित हैं, उनको शामिल किया गया है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों यहाँ पे देखें हम कि दिल्ली और पांडिचेरी जो है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों? दिल्ली प्लस पांडिचेरी, क्या ध्यान रखना है? दिल्ली और पांडिचेरी है, यहाँ की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं इनको भी शामिल किया गया है। कहाँ के? विधानसभाओं के सदस्य। यानी कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं इनको हमने शामिल किया। और इनको कब शामिल किया दोस्तों? तो ये बात ध्यान रखनी है, इन दोनों को हमने 70वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में हमने दिल्ली और पांडिचेरी में जो विधानसभाएं हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगी। इसको आप ध्यान रखना, इसको हमने शामिल कर लिया है। अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो जम्मू कश्मीर जो यूटी बन चुका है, इस जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों विधानसभाएं सीटें हैं और ये जम्मू कश्मीर है, इसको भी यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया जाएगा। हालांकि अभी वोटिंग नहीं हुई है और ये जल्दी ही यहाँ वोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर को हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये दोस्तों भाग लेंगी। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे वर्तमान में दिल्ली और पांडिचेरी, द्रौपदी मुर्मू जी का जो चुनाव हुआ है, जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे भारत की, उनको यहाँ पे चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाएं हैं इन्होंने भाग लिया। और जो सभी राज्य हैं, 28 राज्य हैं दोस्तों, उनकी जो विधानसभाएं हैं उन्होंने भाग लिया। और राज्यों के विधानसभा में भी अगर दोस्तों अगर कोई एंग्लो इंडियन है जो निर्वाचित हुआ है उसको भी मताधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यों का जो एंग्लो इंडियन एक जो मनोनीत होता है दोस्तों वो राज्यपाल के द्वारा होता है और राज्यपाल के स्वयं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे फिर हितों का टकराव है और राज्यों का जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत है वो भी इस चुनाव में दोस्तों भाग नहीं लेगा। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। ये बातें आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होंगी कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो राज्यसभा से मैंने बता दिया, यहाँ पे कितने सदस्य आपको लोकसभा से ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे जो 545 हैं, 545 में आप कितने बताओगे दोस्तों, कितने यहाँ पे मनोनीत हो सकते हैं? तो 543। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के निर्वाचक मंडल में कितने शामिल होंगे? 233 सदस्य। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। क्यों? फॉर्मूले की बात करेंगे हम, विधायक के मत का मूल्य की बात करेंगे और जो सांसद है उसके मत का मूल्य दोस्तों अभी हम निकालने वाले हैं। आप बने रहें हमारे साथ। देखिए दोस्तों आगे क्या होता है इसमें। अगर ये आर्टिकल 54 आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 55। अगर मैं आर्टिकल 55 की बात करूं दोस्तों तो ये निर्वाचन की रीति की बात करता है। अनुच्छेद 55 किसकी बात करता है? तो ये निर्वाचन की रीति क्या होगी इसकी बात करता है, निर्वाचन की रीति। इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ना दोस्तों। निर्वाचन की रीति क्या है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि एकल संक्रमणीय, क्या बताना है दोस्तों? एकल किस रीति से चुनाव होता है? रीति की जगह हो सकता है दोस्तों शब्द पद्धति लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? पद्धति। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, संक्रमणीय, इस संक्रमणीय की जगह शब्द हस्तांतरित भी हो सकता है। क्या दोस्तों? हस्तांतरित, क्योंकि ये नए नए शब्द हैं तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना। हस्तांतरित, एकल संक्रमणीय। फिर आनुपातिक है दोस्तों, क्या है? आनुपातिक। और तीसरा क्या है दोस्तों? गुप्त मतदान। कैसा दोस्तों? गुप्त मतदान। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस पद्धति से होता है, किस सिस्टम से होता है? तो दोस्तों आपको बताना है एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। इस आनुपातिक की जगह समानुपातिक हो सकता है और संक्रमणीय की जगह दोस्तों ट्रांसफेरेबल की जगह हस्तांतरित भी हो सकता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो ये जो
अनुच्छेद 55 की हम बात कर रहे थे। इस 55 में क्या दे रखा है, निर्वाचन की रीति दे रखी है। और यहाँ पे जो निर्वाचन होगा, इसको सुनिए आप दोस्तों, इन शब्दों का मतलब क्या है। एकल का मतलब है कि एक व्यक्ति मत करेगा। कौन, एक व्यक्ति। और ये एक व्यक्ति कौन होगा, संसद का सदस्य हो सकता है निर्वाचित, या फिर दोस्तों विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य हो सकता है, या दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा का निर्वाचित सदस्य हो सकता है। अब अगर आगे चुनाव होगा तो जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाएगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं का सदस्य भी हो सकता है भविष्य में। तो यहाँ जो एकल व्यक्ति का मतलब है एक ही व्यक्ति, संक्रमणीय का मतलब है इसने जो वोट किया, जैसे ए बी सी डी, और इसमें इसने प्राथमिकता 1 2 3 4 के हिसाब से दे दी कि अगर 4 लोग खड़े हुए हैं तो यहाँ ये इसने ए को प्राथमिकता हो सकता है इसको दे दे, बी में प्राथमिकता इसको दे दे, सी में प्राथमिकता दोस्तों इसको दे दे 4 नंबर को, और अगर मैं डी की बात करूं तो डी में प्राथमिकता ये 2 को दे दे। यहाँ इस तरीके से जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब होता क्या है कि अगर जितने व्यक्तियों ने वोट दिया और ये जो व्यक्ति वोट दे रहे हैं इसने अगर निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं किया तो सेकंड जो चॉइस है जिसके सबसे ज़्यादा यानी सबसे कम मत हैं उसके वोट ऊपर वाले में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। तो इस तरीके से होता है कि कभी कभी जो कम मत लेकर भी आए वो यहाँ पे जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे भारत में चुनाव होता है वो चुनाव की 2 पद्धति चलती हैं दोस्तों। चुनाव की कितनी पद्धति हैं, 2, यानी कि अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता, यानी कि जो सबसे ज्यादा मत लेके आए वो जीतता है। और ये अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो इलेक्शन है ये हम ग्राम प्रधान का देखते हैं, एमएलए का देखते हैं, एमपी का देखते हैं, जो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं विधानसभा के सदस्य, या लोकसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये लोकसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है या ग्राम प्रधान का चुनाव होता है वो उस व्यक्ति को जीता हुआ हम मानते हैं जो सबसे ज्यादा वोट लेके आया है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में जो कम वोट लेके आया है वो भी जीत सकता है। जैसे कि यहाँ बीबी गिरी साहब थे, उनके समय में दूसरे राउंड की यहाँ पे वोटिंग हुई थी, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे राउंड की वोटिंग सिर्फ एक बार हुई है, बीबी गिरी साहब के चुनाव में हुई है। और जो यहाँ पे जो निर्विरोध जीते हैं वो नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो 1977 में जीते, जिन्होंने दोस्तों जो शपथ ली थी वो 25 जुलाई को शपथ ली थी। और तब से जितने भी आज तक राष्ट्रपति हैं वो 25 जुलाई को शपथ लेते आए हैं। हालांकि 25 जुलाई को शपथ लेने का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं लिखा है, तब से एक परंपरा बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो संवैधानिक पक्ष से तो आते ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ साथ जो व्यवहारिक पक्ष है उसको आप कंप्लीट करके चलना, वहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखें, संक्रमणीय का मतलब हस्तांतरित, यानी कि इनका जो वोट है, एक व्यक्ति जो वोट करेगा उसका वोट क्या है दोस्तों, संक्रमित हो जाएगा, यानी कि हस्तांतरित हो जाएगा, यानी कि अगर नहीं कोटा पूरा नहीं हुआ तो दूसरे में जुड़ जाएगा। दूसरी बात, आनुपातिक का मतलब यह है कि यहाँ पे दोस्तों जो एमएलए हैं भारत के, सारे एमएलए का जो मत मूल्य है वो एमपी के मत मूल्य के बराबर किया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सुनिए, जो एमएलए हैं इन एमएलए का मत मूल्य एमपी के मत मूल्य के बराबर किया जाता है। देखिए दोस्तों, हाँ क्या बता रहा था कि जितने भी भारत के एमएलए हैं उनके सभी का जो मत मूल्य है वो किसके बराबर किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी एमपी हैं भारत के उनके मत के मूल्य के बराबर किया जाता है। इस बात को मैं अभी आपको समझाऊंगा दोस्तों। गुप्त मतदान का मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि आपको जो मतदान करना है, जो मतदान यहाँ पे मैं और आप नहीं कर सकते, ये संसद का सदस्य या विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, वो भी मनोनीत ना हो, निर्वाचित हो। ये मतदान है ये किस तरीके से होगा दोस्तों, गुप्त होगा, सबके सामने नहीं होगा, खुलेआम नहीं होगा। क्या करना है दोस्तों, आपको गुप्त मतदान करना है। और अगर आपने खुलेआम मतदान कर दिया, दिखा के किसी को कर दिया, तो आपका मत है दोस्तों वो कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मतदान है वो गुप्त होता है। ये एकल संक्रमणीय हस्तांतरित या आनुपातिक गुप्त मतदान, यही इसका मतलब होता है। ये क्या है, निर्वाचन की रीति।
और ये बात कहाँ दे रखी है दोस्तों, तो आर्टिकल 55 में दे रखी है। यहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ सीधा क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन का सिस्टम है, निर्वाचन रीति है, उससे संबंधित है। और निर्वाचन की रीति कौन सी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान द्वारा। दूसरी बात, भारत में जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी अग्रता ही विजेता है, और दूसरा कौन सा है, यहाँ मैंने बताया कि चुनाव जो भारत में होते हैं वो अग्रता ही विजेता फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और सेकंड जो चुनाव है वो कौन सा है, एकल संक्रमणीय हस्तांतरित। यहाँ दोस्तों एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है, ज़्यादा मत वाला यहाँ जीते ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जिसने अगर 50% +1 वोट प्राप्त कर लिए वही यहाँ पे राष्ट्रपति बनता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56 56। ये 56 किसकी बात करता है दोस्तों, तो 56 आपको पता होगा 55 के बाद 56 है जो कार्यकाल की बात करता है। और कार्यकाल में आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना बताना है आपको दोस्तों, 5 वर्ष बताना है। अब यहाँ से ये बड़ा सामान्य प्रकार का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ से और अच्छे टाइप के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जिससे हमारे लिए जो एग्जाम में पूछे जाएं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो उनको दोस्तों हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। कि यहाँ पे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जैसे आपने देखा होगा कि जो संसद के सदस्य हैं या जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, उनका जो अगर बीच में निधन हो जाए, जैसे प्रधान है, प्रधान अगर 2 साल प्रधानी कर ले, या सांसद है 2 साल तक सांसद रहे, उसके बाद वो पद पे ना रहे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो उपचुनाव होते हैं दोस्तों वो शेष अवधि के लिए होते हैं। यानी शेष अवधि अगर 2 साल बची है तो 2 साल के लिए उपचुनाव हो जाएगा, 3 साल बची है 3 साल के लिए हो जाएगा, 6 महीने बचे हैं या 1 साल बची है तो उसके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे एक मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सीधा सीधा 5 और 5 ही वर्ष होगा। अगर कोई बीच में राष्ट्रपति जी हट गए या कोई प्रॉब्लम इस पद के लिए हो गई तो यहाँ पे जो इलेक्शन कंडक्ट होगा वो आगामी 5 वर्ष के लिए होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसमें देखें कि 5 वर्ष से अगर पहले पद खाली हो जाए तो क्या होगा, तो 5 वर्ष से पहले और 5 वर्ष के बाद दोनों ही कंडीशन देखनी है। यानी कि 5 वर्ष सबको पता है दोस्तों, और ये जो इलेक्शन है ये शेष अवधि के लिए नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना है, शेष अवधि के लिए नहीं होता है, अवधि के लिए नहीं होता है। यानी कि ये पूरे 5 साल के लिए होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रधान वगैरह है, इनका इलेक्शन जो है वो शेष अवधि के लिए होता है अगर बीच में किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तब। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन है, अगर राष्ट्रपति जी को बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये पूर्ण काल के लिए होगा, यानी पूरे 5 साल के लिए होगा। इससे पहले अगर पद रिक्त हुआ तो क्या कंडीशन है, उस पर थोड़ा मैं दोस्तों यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसमें पहले अगर हम बात करें तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे पहली बात महाभियोग, यानी कि अगर महाभियोग चल गया, महाभियोग के द्वारा तो ये पद पहले खाली हो सकता है। दूसरी कंडीशन यहाँ पहले कब खाली हो सकता है, अगर मान लो किसी की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, मृत्यु हो जाए। तीसरा क्या है, त्याग पत्र दे दे। यानी कि 3 कंडीशन में 5 वर्ष से पहले खाली हो सकता है कि अगर संसद द्वारा महाभियोग चलाया जाए। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में है, जिस पे अभी हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर मृत्यु हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, कोई अन्य प्रॉब्लम हो जाए, तब भी यहाँ पे पहले जो है 5 वर्ष से पहले इनका कार्यकाल खत्म हो सकता है। तीसरा क्या है दोस्तों, त्याग पत्र दे दें। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति जी हैं ये त्याग पत्र किसको देते हैं, क्यों देते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सुनिए, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, ये त्याग पत्र किसको देंगे दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट को। यानी कि राष्ट्रपति जो त्याग पत्र हैं ये किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को। अगर आपसे पूछे वाइस प्रेसिडेंट हैं ये त्याग पत्र किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। P4 प्रेसिडेंट, VP का मतलब वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को। पहली बात तो ये, अगर जो उपराष्ट्रपति
त्यागपत्र दे रहे हैं, अगर राष्ट्रपति पद पर ना हो फिर भी राष्ट्रपति को ही देंगे, उन्हीं के नाम से लेटर जारी किया जाएगा। ऐसा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना आप ये कि जो यहाँ पे अगर जो राष्ट्रपति हैं वो पद पर नहीं है फिर भी ये किसको देंगे, फिर भी किसको, जो उपराष्ट्रपति है उन्हीं के नाम से त्यागपत्र दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अब और यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, अगर मैं बात करूं कि ठीक है जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को ये सूचना दी कि मैं यहाँ पे त्यागपत्र दे रहा हूँ, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो सर्वप्रथम सूचना किसको देंगे, बताइए दोस्तों। ये जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उपराष्ट्रपति हैं, ये सर्वप्रथम सूचना जो देंगे दोस्तों वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये सर्वप्रथम सूचना किसको देंगे, तो सर्वप्रथम सूचना में आपको ध्यान रखना है ये जो लोकसभा अध्यक्ष है इसको देंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष को क्यों देंगे, क्योंकि ये लोगों का सदन है और लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो सर्वोच्च पद है वो खाली हो चुका है, इसलिए ये लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। राज्यसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पे राज्यसभा के पदेन सभापति ऑलरेडी हैं, इसलिए यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी बनती है कि वो इस बात की सूचना सर्वप्रथम लोकसभा अध्यक्ष को जाके दें। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, अगर 5 साल से ज़्यादा भी हो जाएं तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो 5 साल के बाद के लिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जब तक यानी 5 साल से आगे के लिए बढ़ाया जा सकता है। और कब बढ़ाया जाएगा, कि जब इनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च पद है ये कभी भी खाली नहीं रह सकता। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति का पद कब तक, जैसे अगर 5 वर्ष हो गए, मान लो कि कार्यकाल 5 वर्ष है और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके लिए आप मान लो 5 वर्ष पूरे हो गए। अब 5 वर्ष पूरे हो गए और 5 वर्ष के दौरान दोस्तों अगर जो अगले राष्ट्रपति जी चुनकर नहीं आए तब तक यही पद पर बनी रहेंगी, द्रौपदी मुर्मू ही पद पर रहेंगी, चाहे वो 5 की जगह 5.5 वर्ष हो जाएं या 5 वर्ष 6 महीने हो जाएं। ये बात ध्यान रखना कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कभी खाली नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब तक उनका उत्तराधिकारी अगला राष्ट्रपति चुन के ना आ जाए तब तक जो पहले वाले राष्ट्रपति हैं वो पद पर बने रहेंगे, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो देश का सर्वोच्च पद है वो कभी खाली नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। ये क्या बात करता है बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 57 की बात करें, ये क्या बात करता है, यानी कि कोई राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी बात करता है। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका का संविधान है दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं वो एक व्यक्ति 2 बार से अधिक नहीं रह सकते, यानी अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार रह सकता है। और हमारे यहाँ क्या है कि जो एक व्यक्ति है वो कितनी ही बार राष्ट्रपति रह सकता है, कितनी ही बार क्या रह सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति रह सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, यानी कि भारत में कितनी ही बार राष्ट्रपति रहा जा सकता है। आप चुनाव जीत कर आते रहें और आप राष्ट्रपति बनते रहें, लेकिन आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष से ज़्यादा हो जाए, वो योग्यताओं में अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, और ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल 57 के अंदर दोस्तों लिखी हुई है। बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी हैं वो यहाँ पे कितनी ही बार, यानी कितनी ही बार आप कर लो, इसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, एक परंपरा सी बन चुकी है, जो पहले राष्ट्रपति जी थे वो 2 बार हुए हैं, बाकी हर बार हमको नया चाहिए, नए की बात ही अलग होती है। और जो नया है
पुरानों को जल्दी एक बार से ज़्यादा यहाँ पे अब तक नहीं रखा गया, पहले वाले थे वो 2 बार रहे हैं। तो हर व्यक्ति को नए की तलाश होती है, नए की इच्छा होती है और नए की बात ही अलग होती है। इसलिए हम भी क्या करते हैं दोस्तों, चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, यानी कि बार बार उसी को हम यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बनाते, ऐसा ट्रेंड बन चुका है दोस्तों। अगर हम बात करें अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58, इसमें क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी की योग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात करता है। और योग्यता में दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं 4 बातें ध्यान रखनी है। और 4 बातें क्या दोस्तों, पहली बात ध्यान रखनी है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है दोस्तों, दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, पूरी हो चुकी हो। थर्ड बात ध्यान रखनी है दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन ध्यान रखना, अगली लाइन है दोस्तों यहाँ पे कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो। अब इनको हम थोड़ा समझते हैं दोस्तों, ये क्या है। यानी कि जो अमेरिका का संविधान है ना दोस्तों, उसमें ये कह रखा है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो व्यक्ति बनेगा ना, वो अमेरिका का नागरिक तो हो, लेकिन दूसरी कंडीशन वहां पे ये लगी हुई है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, जो इस पर्चा भरेगा या राष्ट्रपति बनेगा, उसका जन्म भी कहाँ हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है, जन्म भारत में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मूल रूप से भारत का नागरिक हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, भारत का नागरिक हो। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसी शब्दावली एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो या ऐसा व्यक्ति नागरिक हो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, तो ऐसी बातों का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 58 साफ कहता है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो मेल है फीमेल है, राष्ट्रपति बन सकता है। सेकंड कंडीशन है कि उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और चाहे उसकी अधिकतम आयु भाई साहब चाहे 100 साल हो गई हो, चाहे 125 साल हो गई हो, अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, लेकिन निम्नतम आयु का प्रावधान है। और निम्नतम आयु का प्रावधान कितना है दोस्तों, 35 वर्ष है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष हो। बिल्कुल गलत है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य ना हो, अगर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो संविधान में लिखा है वो सिर्फ योग्यता में यही है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखा हो, इसको हमने क्यों लिखा वो बात आप सुनिए, क्योंकि लोकसभा सदस्य की जो आयु है वो आयु 25 वर्ष होती है, और ये जो कंडक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 35 लिखा, और शेष बातों को लागू करने के लिए हमने क्या कह दिया कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शेष बातों का मतलब क्या, शेष बातें ऐसी कि जो दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ऐसी बातों का उल्लेख हम राष्ट्रपति जी के लिए नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यानी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद होता क्या है दोस्तों, इसको सुनिए। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उस सुप्रीम कोर्ट ने जो केस अपना जो डिसीजन दिया है, उस डिसीजन में यह कहा कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, और यहाँ पे उपराज्यपाल हैं, या फिर दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं या किसी भी विभाग के जो मंत्री हैं, ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और लाभ के पद होते कौन कौन से हैं ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, लाभ के पद होते क्या है वो संसद ने निर्धारित किए हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सरकारी जॉब में है, सरकार से वेतन ले रहा है, सरकारी सर्विस कर रहा है, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, प्राइमरी टीचर हो गया, जूनियर टीचर हो गया, आपका दरोगा हो गया, तो ये सब क्या है, ये लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे। अगर आप मंत्री हैं, लाभ के पद पर नहीं है। अगर आप डीएम हैं, लाभ के पद पर हैं। या आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहां से फॉलोशिप या जो स्कॉलरशिप है
इसका या धन का आवंटन करते हैं, ये सब लाभ के पद के अंतर्गत आएंगे। ये संसद ने बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि कौन से पद लाभ के पद नहीं हैं, और वो कौन कौन से नहीं हैं तो आपको बताना है। प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, उप गवर्नर हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, या किसी भी विभाग का कोई मंत्री है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का, वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। मैं समझता हूँ दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगर हम बात करें 59, आर्टिकल 59 ये क्या बात करता है दोस्तों? अगर हम आर्टिकल 59 की बात करें तो ये किसकी बात करता है? तो ये यहाँ पे कंडीशन की बात करता है, शर्त की बात करता है, आहरिताओं की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, बताइए? कंडीशन, शर्त, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 60, 60 बाद में देखेंगे, पहले आप 59 को देखिए। 59 क्या कहता है? चलो, ये बात करता है कंडीशन। इसकी बात करता है शर्त। अब शर्त और योग्यता में अंतर क्या है? शर्त का मतलब, कंडीशन का मतलब कि जब आप राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति जब आप बन गए तो फिर आप जो अन्य पद हैं उन पदों पर नहीं जाएंगे। और किस किस पद पर नहीं जाएंगे उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। जैसे आप मान लो संसद है, पहली बात ध्यान रखना है, संसद है, या राज्य विधानमंडल है। क्या है दोस्तों? विधानमंडल। तो संसद में संसद के सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, इन पद को आप धारण नहीं कर सकते। ये क्या है? कंडीशन है, शर्त है। तो जो कंडीशन जो लागू होगी दोस्तों, योग्यता जीतने से, आपके राष्ट्रपति बनने से पहले की बात होती है। कंडीशन जो शर्त होती है, अर्हता इसे हम कहते हैं, ये चुनाव जीतने के बाद की बात होती है, जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो विधानसभा है, या आप विधान परिषद, या विधान परिषद की बात करें, या यहाँ पे विधानमंडल की बात करें, तो विधानमंडल आप लिख लीजिए, दोनों आ जाएंगे। और यहाँ पे संसद में जो लोकसभा राज्यसभा है, ये दोनों आ जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि राष्ट्रपति अगर पद में है तो उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। वेतन में कमी, या इसके जो भत्ते हैं राष्ट्रपति जी के, इन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। भत्तों में कमी ये भी नहीं की जा सकती, इसको ध्यान रखना। और क्या शर्त है दोस्तों? तीसरी शर्त आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आवासीय सुविधाएं हैं, आवासीय सुविधाएं, आवासीय सुविधाओं की बात करें, सुविधाओं में कमी नहीं की जा सकती। आवासीय सुविधाएं, इनको खत्म या कमी नहीं की जा सकती। चौथे की बात करें दोस्तों तो इनके वेतन की बात करता है, और इनका वेतन कितना होगा दोस्तों? 5 लाख होगा। कितना होगा दोस्तों? बहुत क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जी का वेतन तो कितना बताना है? 5 लाख बताना है। और यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि लाभ के पद पर नहीं जा सकते, यानी ऐसा पद नहीं ले सकते जिस पे लाभ होता हो, तो लाभ के पद पर भी नहीं जाना है। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 59 में लिखा है। अगर हम बात करें दोस्तों 60, अनुच्छेद 60 की बात कर लें, अनुच्छेद 60, 60 क्या कहता है दोस्तों? तो जो 60 क्या शपथ की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों? शपथ की बात करता है। और राष्ट्रपति जी हैं, इनको शपथ कौन दिलाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई शपथ दिलाएंगे। या सीजीआई पद पर नहीं है, तो पद पर अगर ये नहीं है तो यहाँ पे शपथ कौन दिलाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश आपको शपथ यहाँ पे दिला देंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश। और ये जो बातें हैं ना, ये इस आर्टिकल में लिखी हुई हैं, इस बात को ध्यान रखना कि आपको सामान्यतः पता होगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो चीफ जस्टिस दिलाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस पद पर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे। ये भी आर्टिकल में लिखा हुआ है, इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि यह बात क्या संविधान में लिखी है, तो दोस्तों आपको बताना है बिल्कुल लिखी है। दूसरी बात, यहाँ जो राष्ट्रपति हैं ये शपथ कौन सी लेते हैं? तो यहाँ पे शपथ की अगर हम बात करें क्या शपथ लेते हैं, तो शपथ आपको ध्यान रखना है कि संविधान की रक्षा एवं जन कल्याण, क्या संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा एवं जन कल्याण की शपथ लेते हैं। कौन सी शपथ लेते हैं?
जन कल्याण और संविधान की रक्षा। अब देखो और अच्छा क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहाँ पे कुछ शब्दों को चेंज कर दिया, और शब्दों को जो चेंज कर दिया तो वहाँ शब्द कौन कौन से लिखे गए हैं, उन शब्दों की अगर मैं बात करूँ शपथ में, तो उन शब्दों को आप ध्यान रखना। यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी, इनकी तो शपथ लेते ही हैं, और ये नॉर्मली आपको बुकों में मिल जाएगा। संविधान की रक्षा एवं जन कल्याण की शपथ कौन लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे, और इस शपथ को कौन दिलवाएंगे, सीजीए दिलवाएंगे। अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वो शपथ दिलवाते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो नए शब्द हैं वो आ सकता है दोस्तों, प्रिजर्व, बोले तो परिरक्षण, यानी कि परिरक्षण ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोटेक्ट, संरक्षण ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, संरक्षण, प्रोटेक्ट। और अगर मैं डिफेंड की बात करूं तो प्रतिरक्षा ध्यान रखना है, प्रतिरक्षा, यानी कि प्लस जन कल्याण, प्लस जन कल्याण। ये 2-3 बातें हो गई, इनको ध्यान रखना। संविधान की रक्षा की, संविधान की प्रिजर्व परिरक्षण की, संविधान की संरक्षण की, और संविधान को डिफेंड करने यानी प्रतिरक्षण की या प्रतिरक्षा की शपथ प्लस जन कल्याण की शपथ कौन लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति जी लेते हैं। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 की, अनुच्छेद 61 ये किसकी बात करता है दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है। किसकी बात करता है, महाभियोग प्रक्रिया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, महाभियोग प्रक्रिया। अब देखो महाभियोग प्रक्रिया मैंने आपको बताया ये कहाँ से ली गई, तो कहाँ से बता दोगे, अमेरिका से। कहाँ से ली गई दोस्तों, अमेरिका से। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभियोग का जो महाभियोग शब्द का उल्लेख यानी महाभियोग शब्द कहाँ दे रखा है। अगर हम महाभियोग की बात करें तो महाभियोग से संबंधित आर्टिकल, महाभियोग से संबंधित आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। अगर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 2 ध्यान रखने हैं। आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा क्योंकि आपने महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, और वो कौन कौन सी हैं। एक तो अनुच्छेद 56 महाभियोग की प्रक्रिया की बात जो करता है वो 61 करता है, और 56 ये कहता है कि जो महाभियोग है यह महाभियोग क्यों लाया जाएगा, महाभियोग क्यों लाया जाएगा, इसकी बात क्या कौन करता है, लाया जाएगा। इसकी बात कौन कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है अनुच्छेद 56, और ये बात करता है कि महाभियोग जो लाया गया दोस्तों उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये प्रक्रिया की बात करता है अनुच्छेद 61। अब इसकी प्रक्रिया को थोड़ा जानते हैं, थोड़ा समझते हैं प्रक्रिया है क्या। अगर राष्ट्रपति जी पर जो यहाँ पे हम महाभियोग लाएंगे तो महाभियोग पहला क्वेश्चन यही बनता है क्यों लाया जाएगा, तो एक ही शब्द ध्यान रखना कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण करने पर। कब आता है, केवल एक ही कंडीशन है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान के अनुसार शासन न चलाने पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब क्या आता है दोस्तों, महाभियोग आता है। अब महाभियोग जब आएगा तो महाभियोग कहाँ आएगा, तो आपको बताना है, ये संसद में आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों, संसद में आएगा, और संसद में चाहे तो लोकसभा में आ सकता है, चाहे तो राज्यसभा में आ सकता है। अब अगर लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, तो यहाँ पे 2/3 से आएगा, 1/3 से आएगा, 1/4 से आएगा। तो प्रस्ताव लाने के लिए यानी किसी भी सदन में अगर प्रस्ताव लाया जाए, प्रस्ताव यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और किसी भी सदन में, जिस सदन में लाया जाए उस सदन की 1/4 सदस्य संख्या से प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। आपने जो पढ़ा होगा दोस्तों कि उस सदन की संख्या का 2/3 बहुमत, तो ये जो बातें हैं ना, ये प्रस्ताव पारित करने के लिए हैं, प्रस्ताव लाने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, इस लाइन को आप ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, तो यहाँ 1/4 सदस्य हैं संबंधित सदन के। अगर लोकसभा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य अनुमोदन करें, और अगर राज्यसभा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य अनुमोदन करें, तो प्रस्ताव को लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का अनुमोदन चाहिए, जिस सदन में लाया गया उस सदन का चाहिए। दूसरी बात, जैसे ही प्रस्ताव लाया, अब जिस दिन चर्चा होनी है, यानी कि चर्चा जब हो
उससे 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 14 दिन पूर्व, उससे 14 दिन पूर्व क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। अब देखो, प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नहीं है, यानी कि चर्चा पर जब चर्चा हो उससे 14 दिन पहले प्रस्ताव आप कभी भी ला सकते हैं, जब आपका मन हो। 1/4 जो सदस्य हैं वो अगर इसके पक्ष में है, प्रस्ताव आना चाहिए तो प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन प्रस्ताव पर जिस दिन चर्चा होनी है उस चर्चा से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। और राष्ट्रपति यहाँ पे जब सूचित किया जाएगा तो यहाँ पे चर्चा में राष्ट्रपति शामिल हो सकते हैं, किसी वकील को भेज सकते हैं या अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, स्वयं भी आ सकते हैं, सफाई दे सकते हैं। और अगर संबंधित सदन उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और संबंधित सदन ने 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया, 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, अगर 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। और अगर एक सदन से, मान लो ये लोकसभा से हुआ और ये एक कितनी सदस्य संख्या से, 2/3 बहुमत से, और ये अगर राज्यसभा जो है, राज्यसभा इसने इसको स्वीकार कर लिया, उसी दिन राष्ट्रपति का पद दोस्तों समाप्त माना जाएगा। राष्ट्रपति का पद है वो खाली, रिक्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद उसी दिन से रिक्त माना जाएगा कि जिस दिन से जो यहाँ पे जो दूसरा सदन है वो 2/3 बहुमत से इसको स्वीकार कर ले। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। अब दूसरे क्वेश्चन बनते हैं, फिर एक बार सुनिए। प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, कभी भी ला सकते हैं, संबंधित सदन की 1/4 सदस्य संख्या का अनुमोदन चाहिए। दूसरी बात, जब इस पे चर्चा होनी है उससे 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा और राष्ट्रपति स्वयं आ सकते हैं या किसी अधीनस्थ को यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति की बातों से संबंधित सदन या उसके अधीनस्थ की बातों से संबंधित सदन अगर सहमत नहीं हुआ तो वो यहाँ पे 2/3 बहुमत से इसको पारित कर सकता है। और जब पारित होकर ये दूसरे सदन में जाएगा, यहाँ पे मैंने लोकसभा मान रखा है, जैसे ही ये राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद दोस्तों रिक्त माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ से और अच्छे क्वेश्चन क्या बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे उपस्थित और मतदान देने वाले शब्दों जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, ये भी ध्यान रखना, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, यानी कि राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी संविधान संशोधन होते हैं वहाँ भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। संयुक्त अधिवेशन इसलिए नहीं बुलाया जाता क्योंकि लोकसभा में सदस्य संख्या ज़्यादा होती है और अगर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया तो लोकसभा जैसा चाहे वैसा बिल पारित करा लेगी। यही कारण है 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत जो संशोधन होते हैं वहाँ संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। दूसरी बात, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है, वहाँ भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया है, इसको दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अब दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है इस बात को आप सुनिए। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो महाभियोग चलाया वो आपको लगता होगा, लगता है क्या है, दिखाई दे रहा है कि जो संसद है, संसद ने महाभियोग की प्रक्रिया चलाई है, तो इसको हम संसदीय प्रक्रिया क्यों नहीं कहते, हम इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं। दूसरी बात, अगर इसको न्यायालय हटाता, कोई कोर्ट हटाता तो इसको हम न्यायिक प्रक्रिया कह देते। संसद हटा रही है तो संसदीय प्रक्रिया कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे संसदीय प्रक्रिया नहीं है। पहली बात तो ये जो कंफ्यूज हम लोगों को रहता है उस बात पे थोड़ा आपको फोकस देना है। इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बात इसको सुनिए अब आप। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो संसद है, जब महाभियोग चल रहा होता है उस समय जो संसद है वो न्याय का रूप धारण कर लेती है, एक तरीके से जो न्याय का रूप धारण कर रही है। दूसरी बात, अगर एक सदन ने जो प्रस्ताव को पारित किया है और जब दूसरे सदन में पहुंचा है तो उससे पहले कोई न्यायिक कमेटी का गठन किया जा सकता है जो इस बात की जांच करे कि इसने जो इन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। यहाँ पे जो न्यायिक कमेटी का भी गठन हो सकता है और संसद है वो न्याय के रूप में भी काम करती है। ये दो कारण ऐसे हैं जिनके कारण यहाँ पे जो इसको महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया दोस्तों कहा जाता है।
इससे संबंधित कुछ बातें और रही जा रही हैं, टाइम ओवर जा रहा है, आप 5-7 मिनट और दीजिए, मैं उसको भी कंप्लीट कर दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और इसके लिए जो संबंधित अनुच्छेद 58 है यहाँ पे कैसे पर्चा भरते हैं और कितनी राशि जाती है, उनकी बात थोड़ी मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। उसमें अगर मैं दोस्तों देखूँ, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो प्रेसिडेंट के लिए मैंने बताया था आर्टिकल 58 और यहाँ बताया था 4 बातें बताई थी, ये किससे संबंधित थी, योग्यता से, कि पहली बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, दूसरी बात यहाँ पे जो लोकसभा सदस्य है इसके बनने की योग्यता रखता हो, तीसरी बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि वह भारत का नागरिक हो, यहाँ पे पहली लाइन क्या बताई थी, भारत का नागरिक हो, यानी कि एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब ये जो चुनाव जो लड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि चुनाव लड़ने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है और इसके लिए दोस्तों यहाँ पे कितने कितने लोग चाहिए वो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस चुनाव को आपको जीतना है तो 50 अनुमोदक चाहिए, 50 अनुमोदक, और 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। यानी प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं, यानी प्रपोजल और सेकेंडर। यहाँ पे अनुमोदक का मतलब है कि 50 लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि जो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने आ रहे हैं ये व्यक्ति सही हैं, और दूसरे ये 50 वो लोग होंगे जो ये कहेंगे कि जो ये बात कह रहे हैं वो बात सही है। ये क्या होंगे दोस्तों, प्रस्तावक होंगे और अनुमोदक होंगे। यानी अनुमोदक का मतलब जो अनुमोदन करेंगे और प्रस्तावक का मतलब जो प्रस्ताव करेंगे, यानी कि ये बात सही है, ये बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रस्तावक क्या होते हैं, अनुमोदक क्या होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इनकी जो संख्या है, वो इनकी जो संख्या है वो अगर पहले की बात करें तो पहले कितनी हुआ करती थी, तो पहले 10-10 हुआ करती थी। यानी 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक, ये 10-10 हुआ करते थे। कब, 1997 से पहले। और 1997 में क्या कर दिया कि 10 प्रपोजल होने चाहिए, 10 सेकेंडरी होने चाहिए। ये जो 50-50 जो लोग हैं, यानी 50 प्रपोजल और 50 सेकेंडर, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ये राष्ट्रपति जब चुनाव का पर्चा भरेंगे तो इनके साथ जाएंगे। इनका जो चुनाव कंडक्ट कराएगा वो कौन कराएगा दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 124 में निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। अगर आपसे पूछा जाए चुनाव कौन करवाएगा, तो चुनाव आप बताना, निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है दोस्तों, निर्वाचन आयोग कराता है। और निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, 124 में है। और यहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी होगा, पीठासीन अधिकारी, ये कभी लोकसभा का अध्यक्ष, कभी जो राज्यसभा है उसके जो अध्यक्ष हैं वो बारी बारी से यहाँ पीठासीन अधिकारी के रूप में दोस्तों नियुक्त होते हैं। ये भी बात ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो 50 प्रपोजल, 50 सेकेंडर्स, ये होंगे 1997 से पहले 10-10 हुआ करते थे। ये सारे के सारे लोग दोस्तों कौन होंगे, निर्वाचक मंडल के होंगे। कौन होंगे दोस्तों, निर्वाचक मंडल के लोग होंगे। ये बात ध्यान रखना। और जब फॉर्म भरा जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों 15,000 जो है, 15,000 रुपए हैं, ये जमानत राशि के रूप में, जमानत राशि के रूप में जमा होगी। और ये जो राशि है ये कहाँ जमा होगी, तो आप बता देना, आरबीआई में जमा होगी। इसको हम चेक या ड्राफ्ट या फिर कैश किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे ये जो पैसे हैं ये 1997 से पहले कितना हुआ करते थे, तो पहले यहाँ पे 2,500 रुपये थे और वर्तमान में कितने हैं दोस्तों, 15,000। और अगर जो वैध यानी कि जो कोटा है, निर्धारित कोटा, यानी निर्धारित कोटा, और इस कोटे का अगर 1/6 मत प्राप्त नहीं किया, निर्धारित कोटे का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी, नहीं करता है तो जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। यानी जमानत राशि जो जब्त होती है वो 1/6 जो निर्धारित कोटे का अगर प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जमानत राशि जब्त हो जाती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे
चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा। और चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो चुनाव से संबंधित जो विवाद, अगर कोई विवाद है तो 69 यहाँ पे आर्टिकल 71 में लिखा है कि चुनाव से संबंधित जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट जो चुनाव से संबंधित विवाद यहाँ पे है जो निर्णय देगा वो दोस्तों अंतिम निर्णय होगा, सर्वमान्य निर्णय होगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे चुनाव से संबंधित जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट में जाएगी उसमें आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चुनाव में शिकायत करने वाले लोग होंगे वो मैं और आप नहीं हो सकते, ये निर्वाचक मंडल के ही लोग हों, या कैंडिडेट को ये अधिकार है कि कैंडिडेट हों या फिर निर्वाचक मंडल के लोग हों, वो अगर साथ में जाएं तभी जो निर्वाचन से संबंधित शिकायत है उसको कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ भी कम से कम दोस्तों कितने लोग जाने चाहिए? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 20 निर्वाचक मंडल के लोग जाने चाहिए यहाँ अगर शिकायत करनी है। तो शिकायत में आप ध्यान रखना, शिकायत में यानी कि 20 लोग कम से कम जाएं। और ये 20 लोग हैं, ये कौन होने चाहिए? तो निर्वाचक मंडल के ही होने चाहिए 20 लोग जो चुनाव में शिकायत करें। ये अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। और ये जो शिकायत आप कर रहे हैं, ये जो शिकायत है दोस्तों, ये शिकायत 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। अगर चुनाव के आप 1 महीने के बाद जाते हैं तब भी इस शिकायत को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी बातें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ से संबंधित कुछ और बातें हैं उनको मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे एमएलए की बात करें, एमएलए, जो एमएलए का अगर हम मत मूल्य निकालें, मत मूल्य, तो एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो कितना होता है? ध्यान रखना, यानी एक एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो कितना होता है? आपको इस तरीके से ध्यान रखना कि यहाँ पे एक एमएलए का मत मूल्य यानी उस राज्य की जनसंख्या जिस राज्य का एमएलए है, उस राज्य की जनसंख्या बटे यहाँ पे जो है बटे में ध्यान रखना है निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या, निर्वाचित जो एमएलए हैं, एमएलए की संख्या, और गुणा कर देना है यहाँ पे दोस्तों 1/1000 से। और यहाँ पे जो 1/1000 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो मूल्य निकल के आता है, यूपी के एमएलए का मूल्य मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आपको बताना है 208। और अगर मैं यूपी के सांसद का, एमपी का अगर मत मूल्य देखें तो आपको कितना बताना है दोस्तों? 708 बताना है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि जो एमपी है, एक एमपी के मत का मूल्य कितना होता है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। एक एमपी के जो मत का मूल्य होगा कितना होगा? एक एमपी के मत का मूल्य, मत का मूल्य, ये एक एमपी के जो मत का मूल्य होगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है पूरे देश के एमएलए के मतों के मूल्यों का योग, एमएलए के मतों के मूल्यों का योग। दूसरा बटे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, यानी पूरे भारत के जो एमएलए के मतों का मूल्य है, पूरे भारत के एमएलए के मतों का मूल्य ये कितना है? तो आपको ध्यान रखना 5, ये पूरे देश के एमएलए के मतों का मूल्य है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 549495। और बटे में संसद की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या, तो आपने देखा था दोस्तों 233 और कितना था, और 500 यहाँ पे कितना था 43, तो ये कितना बनेगा? 776 बनेगा, 776। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 776 से दोस्तों हम क्या कर दें? भाग कर दें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 776 से जब भाग करेंगे तो यहाँ ये निकल के आएगा 549408। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो आपने पढ़ा था अनुच्छेद 54 में,
अनुच्छेद जो निर्वाचन की रीति आपने पढ़ी थी अनुच्छेद किसमें 55 में, वहाँ मैंने कहा था कि समानुपाती आनुपातिक शब्द लिखा था। उस आनुपातिक का मतलब ये था दोस्तों कि आनुपातिक का मतलब ये था कि जो एमएलए और एमपी हैं उनके विधायकों के यानी कि उनके मतों का जो मूल्य है जो प्रेसिडेंट को वोट करेंगे वो समान किया जाएगा। वही आप देखिए, यानी कि भारत के कुल जो हैं वो यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, कितना आ गया एमएलए के मतों का मूल्य, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 54, 94, 95। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कितना है दोस्तों, 54, 94, 8, ये लगभग बराबर है और इसी को कहा गया है आनुपातिक या समानुपाती, यानी एकल संक्रमण ये आनुपातिक शब्द है, उसका मतलब यहाँ पर है, ये आपको समझ में आता होगा। और यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जोड़ लूँ, यानी कि इसको जोड़ लूँ, तो यहाँ निर्धारित कोटा मिलता है। अगर मैं निर्धारित कोटे की बात करूँ तो निर्धारित कोटा जो होगा वो कितना होगा, यानी कि इसको अगर हम जोड़ें प्लस, यहाँ पे देखिए कितना 549,408 बटे 2 और प्लस 1, ये क्या होता है दोस्तों, निर्धारित कोटा होता है, इसको आप ध्यान रखना। आज इस टॉपिक को दोस्तों हम यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।